नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर पॉइंट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट में अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। तो आपको याद रखना है, एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला है पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपको याद रखना है कीपिंग coordinate axis parallel to x and y axis if we shift origin at point h comma k, then the new coordinate of the point x comma y will be converted to x minus h comma y minus k। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि x y कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक पॉइंट है ये, और इसके कोऑर्डिनेट है x कोमा y। अब हमने ओरिजिन को इस पॉइंट पर h कोमा k पर शिफ्ट कर दिया, तो इस पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x माइनस एच कोमा वाई माइनस के। ऐसा इसलिए हुआ, देखिए पहले अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो आप क्या कहोगे? y होगी। ऐसे ही इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस x होगी, और मैं आपसे ये कहूं कि h कोमा के पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से बताइए तो k होगी, और y एक्सिस से h होगी। अब अपने को निकालनी है ये वाली डिस्टेंस, निकालनी है। तो ये टोटल है y और ये है k, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर होगी y माइनस के। ऐसे ही हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस। अब ये टोटल है x और ये है h, तो ये बराबर होगी x माइनस एच के। तो अपने पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x माइनस एच कोमा वाई माइनस के। तो आपको याद रखना है कि पहले कोऑर्डिनेट थे x कोमा वाई, और जब हमने ओरिजिन को इस पॉइंट h कोमा के पर शिफ्ट कर दिया, तो इस पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x माइनस एच कोमा वाई माइनस के। अगला है रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपको याद रखना है कीपिंग ओरिजिन एट द सेम पॉइंट इफ वी रोटेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस एट एन एंगल थीटा, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स कोमा वाई विल चेंजेस टू एक्स डैश कोमा वाई डैश। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट है P जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में है। अब हमने एक्स और वाई एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, हमने इन दोनों एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो अब इस पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स डैश कोमा वाई डैश। और आपको याद रखना है एक्स डैश बराबर होगा एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा के, और वाई डैश बराबर होगा वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा के। जहां पे आपको याद रखना है थीटा क्या है, जिस एंगल से हमने इन एक्सिस को रोटेट किया है। तो आपको यह याद कर लेना है। अगला टॉपिक है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। लेट P x, y बी एनी पॉइंट देन इमेज विद रेस्पेक्ट टू। ऐसे कह रहा है कि P कोई भी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब इसकी इमेज विद रेस्पेक्ट टू, सबसे पहले है x एक्सिस। अब मैं आपसे ये कहूं कि इस पॉइंट की इमेज बताइए विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो आपको याद रखना है इस पॉइंट की इमेज होगी विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस q, और जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x माइनस वाई। अगला है विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। इस पॉइंट की इमेज विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस आपको याद रखना है होगा r, और जिसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस एक्स कोमा वाई। अगला है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज s। आपको याद रखना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होंगे? s, और जिसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। और लास्ट है विद रेस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल्स टू x। आपको इस पॉइंट की इमेज बतानी है इस
लाइन के रेस्पेक्ट में, और इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स। तो आपको याद रखना है इस पॉइंट के इमेज विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन क्या होगी, t, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे y, x, मतलब ये रिवर्स हो जाएंगे। अगला टॉपिक है लोकस। आपको याद रखना है इट इज द पाथ और द कर्व ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। यह ऐसे कहना चाह रहा है कि लोकस क्या होता है, यह पाथ की इक्वेशन होती है, किसी भी कर्व के पाथ की इक्वेशन होती है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, आपको एक पॉइंट मानना है जिसके कोऑर्डिनेट है h, k, जिसका आपको लोकस निकालना है। सेकंड है राइट द गिवन कंडीशन इन्वॉल्विंग h, k, आपको कंडीशन के हिसाब से लिखना है और उसमें h, k होना चाहिए। अगला है एलिमिनेट वेरिएबल्स, आपको वेरिएबल्स एलिमिनेट करने अगर कोई है तो। और लास्ट स्टेप है रिप्लेस, आपको h की जगह तो x पुट करना है और k की जगह y पुट कर देना है। अब जो नई इक्वेशन होगी then the new equation so obtained is the locus of the point which moves under some definite condition। जो नई इक्वेशन होगी वही लोकस होगा। अब कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो जैसे कि आपको पता है ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। और कल मैंने आपको बताया था कि अब कुछ क्वेश्चन है, इनको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो जैसे कि आपको पता है ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, और आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला AB बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट x2 है अंडर रूट 5 प्लस में 1 माइनस x1 अंडर रूट 5 और माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है अंडर रूट 3 माइनस 1 माइनस y1 है अंडर रूट 3 और माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो ये अपने पास आएगा अंडर रूट 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये बनेगा अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 3 रूट 2। अगला क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स 1, 1 माइनस 1, माइनस 1 एंड माइनस रूट 3, k आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन आपको k की वैल्यू बतानी है। ऐसे कह रहा है कि अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है तो हम ये मान रहे हैं वर्टिसेस है a, b और c। a के कोऑर्डिनेट है 1, 1, b के कोऑर्डिनेट है -1, -1 और c के कोऑर्डिनेट है माइनस रूट 3, k। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड बराबर होती है, कहने का मतलब AB बराबर होगा BC के, ये बराबर होगा AC के। अब मैं सबसे पहले AB निकाल रहा हूं, तो AB का मतलब क्या होता है A और B के बीच की डिस्टेंस, मतलब आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने पास आएगा अंडर रूट -1 -1 -2 का स्क्वायर प्लस 4
-1 -1 -2 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये बनेगा √8 और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। अब मैं निकाल रहा हूं AC, तो AC का मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा -√3 -1 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर। अब जैसा कि आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के लिए AB बराबर होगा AC के, तो अब हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहां से √-√3 -1 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर, ये बराबर आएगा 2√2 के। अब इसको सोल्व करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए और इस स्क्वायर को खोलेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 3 प्लस में 1 प्लस में 2√3 प्लस में इसको ऐसा ही रहने दीजिए और इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 और 4 × 2 8। अब इनको उस साइड लिया जाते हैं तो यहां से अपने पास आएगा k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये उस साइड जाएंगे तो ये बनेगा 3 प्लस में 1 4 और ये उस साइड जाएगा तो 8 - 4 4 और प्लस का 2√3 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2√3। अब मैं 4 को इस तरह से लिख सकता हूं 3 प्लस में 1 और माइनस में है 2√3 और 3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होगा और प्लस में है 1 को इस तरह से लिख रहा हूं 1 का स्क्वायर और माइनस में 2 × 1 × √3। तो अपने पास ये एक फॉर्मूला बन गया, यहां से अपने पास आएगा k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बनेगा जो कि होगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों की पावर बराबर है और ये भी बराबर में है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं k-1 ये बराबर होगा √3 - 1 के, तो -1 से -1 कट जाएगा तो यहां से k बराबर आएगा √3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 3,4 एंड 5,6 इन द रेशो λ/1, देन आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। ऐसे करें कि ये दो पॉइंट है, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,4 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5,6 और ये आपस में एक लाइन बना रहे हैं और इस लाइन को x एक्सिस डिवाइड कर रही है और किस रेशो में डिवाइड कर रही है λ/1 में, और अपने को बताना है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर लाइन को x एक्सिस डिवाइड करे तो रेशो क्या होगा -y1/y2, तो माइनस ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है, तो ये अपने पास आएगा माइनस का 4 और अपॉन 6, तो ये बनेगा माइनस का 2/3। लेकिन अपने को रेशो दे रखा है λ/1, तो मतलब ये बराबर होगा λ/1 के। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा बराबर होगा माइनस का 2/3, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इफ द पॉइंट डिवाइडिंग इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a, b एंड 5,7 इन द रेशो 2:1 b 4,6, देन आपको a और b की वैल्यू बतानी है। ऐसे कह रहा है कि ये दो पॉइंट है, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a, b और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5,7 और एक पॉइंट है 4,6 जो कि इन दोनों के द्वारा जो लाइन बन रही है उसको डिवाइड कर रहा है, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में, और इंटरनली है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहां पे है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं 4,6 और ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो अब हम इंटरनली वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये m है ये n है, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। अब इंटरनली वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से अपने पास आएगा, फॉर्मूला होता है mx2, तो ये बनेगा 2 × 5 प्लस
nx1, तो ये बनेगा 1 इंटू ए और अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 1, कोमा my2, तो 2 इंटू 7 प्लस ny1, तो 1 इंटू बी और अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 1, जो कि अपने को दे रखा है 4,6। अब आपको x का कोऑर्डिनेट x के साथ कंपेयर करना है, y का y के साथ कंपेयर करना है, तो यहां से अपने पास आएगा 2 5 10 प्लस a और अपॉन 3, तो ये तो बराबर होगा 4 के। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 उस साइड चला जाएगा, तो यहां से 10 प्लस a ये बराबर आएगा 12 के, तो यहां से a बराबर आएगा 12 माइनस 10 दैट इज 2, तो a की वैल्यू होगी 2। ऐसे ही इन दोनों को कंपेयर करेंगे y का y के साथ, तो 2 7 जा 14 प्लस b और अपॉन 3 ये बराबर होगा 6 के। अब ये 3 उस साइड चला जाएगा, तो 14 प्लस में b ये बराबर होगा 18 के, तो यहां से b बराबर आएगा 18 माइनस 14 दैट इज 4। तो अपने पास a की वैल्यू आई है 2 और b की वैल्यू आई है 4, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड द जॉइन ऑफ 3,4 एंड 7,8। ऐसे करें कि दो पॉइंट है, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,4, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 7,8 और ये आपस में एक लाइन बना रहे हैं और इस लाइन को ये लाइन डिवाइड कर रही है और इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अपने को बताना है किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड करे तो किस रेशो में डिवाइड करेगी, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस में c। कहने का मतलब ये है, एक बार तो आपको ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर देना है और एक बार ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर देना है, तो इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे तो ये आएगा माइनस का। अब एक बार ये वाला पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो ये x1 है ये y1 है, तो इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 7 अपॉन, ऐसे ये वाला पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो ये x2 है ये y2 है, तो ये बनेगा 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 7, तो यहां से अपने पास आएगा माइनस का 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 7 और अपॉन ये बनेगा 2 7 जा 14 प्लस 3 8 जा 24 प्लस 7, तो यहां से अपने पास आएगा 12 प्लस 7 19 और 19 प्लस 6 25, तो ये बनेगा माइनस का 25 अपॉन ये बनेगा 24 प्लस में 7 31 31 प्लस में 14 ये बनेगा 45। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 5 जा 25 5 9 जा 45, तो ये अपने पास आएगा माइनस का 5 अपॉन 9। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये माइनस प्लस क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि डिवीजन एक्सटर्नली है या फिर इंटरनली। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब यह है कि जो डिवीजन हुआ है वो एक्सटर्नली हुआ है, लेकिन ये डायग्राम जो है मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, लेकिन आपको याद रखना है इसमें जो डिवीजन है वो एक्सटर्नली हुआ है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5:9 और जो कि होगा एक्सटर्नली। तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इफ P 1,2 Q 4,6 R 5,7 and S A, B are the vertices of a parallelogram PQRS, देन आपको बताना है A और B की वैल्यू क्या होगी। तो एक पैरेललोग्राम है P Q R और S, P के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं 1,2, Q के कोऑर्डिनेट है 4,6, R के कोऑर्डिनेट है 5,7 और S के कोऑर्डिनेट है A, B और अपने से A और B की वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब काटते हैं।
तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट रहेगा ये इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा। ऐसे ही ये जो रहेगा ये इन दोनों का मिड पॉइंट रहेगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो इन दोनों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस 5 अपॉन 2 और 2 प्लस 7 अपॉन 2 और ये बराबर होगा इन दोनों के मिड पॉइंट के। तो इन दोनों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा a प्लस 4 अपॉन 2 और b प्लस 6 अपॉन 2। अब x का कोऑर्डिनेट x से कंपेयर करेंगे, y का y के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां से अपने पास आएगा 1 प्लस 5 6, 6 अपॉन 2 3। तो 3 बराबर होगा a प्लस 4 अपॉन 2 के। तो यहां से a प्लस 4 बराबर आएगा 2 इंटू 3 6। तो यहां से a बराबर आएगा 6 माइनस 4 दैट इज 2। ऐसे ही इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 प्लस 7 9। तो 9 अपॉन 2 ये बराबर होगा b प्लस में 6 अपॉन 2 के। तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहां से b प्लस 6 ये बराबर आएगा 9 के। तो यहां से b बराबर आएगा 9 माइनस 6 दैट इज 3। तो अपने पास a की वैल्यू आई है 2 और b की वैल्यू आई है 3। तो अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर। आपको ट्रायंगल ABC की साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, आपसे इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड पूछ रहा है। तो एक ट्रायंगल है A, B और C और आपको इनकी साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं P, इसको नाम दे रहा हूं Q और इसको नाम दे रहा हूं R। अब P के कोऑर्डिनेट है 4,2, R के कोऑर्डिनेट है, Q के कोऑर्डिनेट है 3,3 और R के कोऑर्डिनेट है 2,2। अब जब मैं इन मिड पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो अपने पास एक ट्रायंगल आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छोटे वाले ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा वही बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। कहने का मतलब सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC ये बराबर होगा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR के। तो इसका मतलब अगर मैं PQR ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकाल देता हूं तो वही ABC ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहलाएगा। तो PQR का सेंट्रोइड निकालते हैं तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये बनेगा 4 प्लस 2 प्लस 3 बाई 3 और 2 प्लस 2 प्लस 3 बाई 3। तो यहां से अपने पास आएगा 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 अपॉन 3 3, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, तो 7 अपॉन 3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस P 6,3, Q -3,5 एंड R 4,-2। आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 और ये x3 ये y3। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से अपने पास आएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो 1/2 6 और ये बनेगा 5 और प्लस में 2 फिर माइनस का 3 ये बनेगा माइनस का 3 और माइनस का 4 फिर प्लस में 1 ये बनेगा प्लस का 6 और माइनस में 20। तो यहां से अपने पास आएगा 1/2 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 6 42 माइनस -3 -4 माइनस का 7 और -7 इंटू 3 -21। तो ये बन जाएगा प्लस का 21 और 6 माइनस 20 माइनस का 14। तो ये बनेगा माइनस का 14। तो ये बनेगा अपने पास 42 प्लस में 21 ये बनेगा 63 और 63 माइनस में
14, ये बनेगा 49, तो अपना ये आएगा 49/2, और 49/2 को हम लिख सकते हैं 24.5, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 24.5, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हैविंग वर्टिसेस A, B और C, ये आपको दे रखा है और आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बनेगा 1/2, डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब मैं इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए ऑपरेशन लगा रहा हूं, कॉलम फर्स्ट में चेंज कर रहा हूं, C1 में चेंज कर रहा हूं, C1 प्लस C2, तो यहां से अपने पास आएगा 1/2, C1 में चेंज कर रहे हैं C1 प्लस C2, तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C, ऐसे ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C, ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C, और C2 में कोई चेंज नहीं है तो इसको ऐसा ही रहने देंगे, C3 में भी कोई चेंज नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो C1 फर्स्ट कॉलम में से A प्लस B प्लस C कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया है, और अंदर अपने पास बचेगा 1 1 1 और B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B और 1 1 1। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसकी दो कॉलम आइडेंटिकल है, और जैसे कि आपको पता है अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो मतलब एक जैसी हो तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 के बराबर आता है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर होगा 0 के, और 0 इंटू समथिंग 0, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0, दैट इज ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो, तरीका यह है कि आपको ए बी सी की वैल्यू मान लेनी है, आप ए बी सी की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, तो यहां पे मैं ए की वैल्यू 1 मान रहा हूं, बी की वैल्यू 2 मान रहा हूं और सी की वैल्यू 3 मान रहा हूं, तो इनको इन पॉइंट्स में लगाएंगे, तो पहला वाला पॉइंट तो होगा 1, बी प्लस सी मतलब 2 + 3 दैट इज 5, इसमें लगाएंगे तो ये बनेगा 2, C प्लस ए दैट इज 4, इसमें लगाएंगे तो ये बनेगा 3, A प्लस बी दैट इज 3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहां से अपने पास आएगा 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 1, ये बनेगा 4 माइनस में 3 फिर -5, ये बनेगा 2 माइनस में 3 फिर प्लस में 1, ये बनेगा 6 माइनस में 12, तो यहां से अपने पास आएगा 1/2, ये बनेगा +1, ये बनेगा -1, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये बनेगा माइनस का 6, तो ये बराबर आएगा 0 के। और जैसे कि आप देख रहे हो पहले भी अपना आंसर 0 ही आया था, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस A, B एंड C। आपसे इन सेंटर पूछ रहा है, तो A, B और C, एक के कोऑर्डिनेट है 0,6, B के कोऑर्डिनेट है 8,12 और C के कोऑर्डिनेट है 8,0। तो जैसे कि आपको पता है इन सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी निकालना है, मतलब अपोजिट साइड की लेंथ निकालनी है। तो ये तो होगा स्मॉल ए, ये होगा स्मॉल बी और ये होगा स्मॉल सी। याद रखना कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। अब सबसे पहले स्मॉल ए निकाल रहे हैं। अब स्मॉल ए होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, तो फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये अपने पास आएगा 8 - 8 का स्क्वायर प्लस में 0 - 12 का स्क्वायर, तो ये अपने पास आएगा 12 के बराबर। अब स्मॉल बी निकाल रहा हूं, तो स्मॉल बी का मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, तो यहां से अपने पास आएगा 8 - में 0 का स्क्वायर प्लस में 0 - में 6 का स्क्वायर,
तो ये बनेगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, 100 का रूट 10। दूसरा निकाल लिया, आप तीसरा निकाल रहे हैं स्मॉल सी, जो कि होगा अंडर रूट इन दोनों की डिस्टेंस। तो ये बनेगा 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 64 प्लस 12 माइनस 6 और 6 का स्क्वायर 36। तो यहां से अपने पास आएगा 10। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो इन सेंटर आई बराबर आएगा, जैसा कि आपको पता है इन सेंटर का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है 10 और c की भी वैल्यू है 10। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो ax1 तो 12 इंटू 0 प्लस bx2 तो 10 इंटू 8 प्लस cx3 तो 10 इंटू 8 अपॉन a प्लस b प्लस c तो 12 प्लस में 10 प्लस में 10। ऐसे ही ay1 तो 12 माइनस 12 इंटू में 6 प्लस by2 तो 10 इंटू में 12 प्लस cy3 तो 10 इंटू में 0 अपॉन a प्लस b प्लस c तो 12 प्लस में 10 प्लस में 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 12 इंटू 0 0, 10 इंटू 8 80, 10 इंटू 8 80, तो 80 प्लस 80 160, तो 160 अपॉन 10 10 20 20 प्लस 12 32 कॉमा ये बनेगा 12 इंटू 6 72, 72 प्लस में 120 ये बनेगा 192 और 192 प्लस में 0 192 और अपॉन में 32। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 0, 4 8 जा 32, 4 8 5 जा 40, 8 1 जा 8। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 5, 6। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। है इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।